एक नया टॉपिक, और अभी इसके बाद एक और टॉपिक डाल देंगे। तो इस तरह से आज हम 3-4 टॉपिक डाल देंगे, तो इस तरह से हो जाएंगे। आज हम देश के पड़ोसी देश जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित टॉपिक की बात करेंगे आज हम लोग। तो भारत के पड़ोसी देशों में तो जो 7 हैं, 2 तरह से क्वेश्चन आता है। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं और भारत के स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या 7 है और कुल पड़ोसी देशों की संख्या कहा जाए तो 9 आती है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन ये बनते हैं। तो उन 7 और कुल 9 पड़ोसी देशों की बात हम करेंगे, जिसमें से पहला पड़ोसी देश है पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो ये 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी स्थलीय सीमा और अपनी भौगोलिक सीमा का निर्धारण करना शुरू किया और अपनी राजनीतिक स्थिति बनाए। तो इस आधार पर पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं, एक तो राजधानी क्वेश्चन आएगा, मुद्रा आएगा। राजधानी कहा जाए तो इस्लामाबाद राजधानी मिलेगी, मुद्रा कहा जाए तो पाकिस्तानी मुद्रा मिलेगी। इसके बाद पाकिस्तान से उत्तर और दक्षिण में कुछ हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र मिलते हैं। तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के जैसे मैंने कई नाम बताए थे, अराकान पर्वत बताया, फिर हिंदुकुश पर्वत बताया, हिमालय पर्वत नाम बताया, इसके बाद में सुलेमान पर्वत नाम बताया। तो उस तरह से पाकिस्तान में हिमालय का कौन सा हिस्सा किस नाम से जाना जाता है, तो पाकिस्तान के जो उत्तरी हिस्सा है उस उत्तरी हिस्से में पाकिस्तान को हिंदुकुश के नाम से जानेंगे और इसके बाद में उसके दक्षिणी हिस्से को सुलेमान पर्वत के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान का कहा जाए पूर्वी उत्तरी हिस्सा कौन सा है, तो हिंदकुश मिलेगा, और पाकिस्तान का जो दक्षिण में पर्वत, जो हिमालय पर्वत का हिस्सा मिलेगा, वो सुलेमान पर्वत का हिस्सा मिलेगा। इस तरह से 2 पर्वत श्रृंखला मिलेगी 2 और भी मिलती हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आगे बात करें अगर तो इनकी दर्राओं की बात करें तो पाकिस्तान में 3 दर्रा मिलती हैं, जिनमें से 2 दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आती है खैबर दर्रा, एक आती है गोमल दर्रा, एक आती है बोलन दर्रा। तो ये 2 दर्रा कौन सी, एक खैबर दर्रा और बोलन दर्रा को बहुत ध्यान से समझना। अगर कहा जाए खैबर दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इतिहास में क्वेश्चन आता है कि बाबर किस दर्रा से भारत में प्रवेश किया। फिर इसके बाद जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए तो वो कौन से दर्रा से होकर आए। तो जितने भी अरब आक्रमणकारी हुए 712 के ईस्वी समय में, तो वो सब जितने भी आए वो बोलन दर्रा से होकर आए। तो 2 दर्रा है। तो अरब आक्रमण हुआ था किस दर्रा से होकर, तो बोलन दर्रा, और खैबर दर्रा से अगर कह दिया जाए तो कौन भारत में प्रवेश किया था, तो बाबर भारत में खैबर दर्रा से प्रवेश किया और भारत में शासन करना शुरू किया। तो इस तरह से पाकिस्तान की 2-3 दर्राएं। और गोमल दर्रा याद रखना। इसके बाद में पाकिस्तान को एक उपमा दी गई है, या कह सकते हैं पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। नहरों का देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत से जो पंच नद का समूह आता है, सिंधु का, झेलम, सिंधु की जो 5 नदियां हैं, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है और ब्यास, ये 5 नदियां जब पाकिस्तान में जाती हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर नहरें बहुत ज़्यादा निकाली गई व्यवस्था के लिए, क्योंकि ज़्यादा और नदियाँ नहीं है, यही 5 नदियाँ, बाद बाकी छोटी मोटी नदियाँ पड़ती हैं। समझे, तो पानी की मात्रा की दृष्टि से कहा जाए तो ये 5 नदियाँ सिंधु के साथ जाती हैं और पानी की मात्रा ज़्यादा होने का यहीं से नहरें निकाली गई। इसीलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान क्या कहा जाएगा, नहरों का देश कहा जाता है, याद रखना। इस तरह से पाकिस्तान की नहर की बात हो गई। अगर बात करें पाकिस्तान में नहरों की, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा आती है, जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, जब देश का विभाजन 1947 में हुआ, उस दौरान पाकिस्तान के साथ में कौन सी रेखा निर्धारित की गई, तो उस दौरान रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उन्हीं के नाम से ये रेखा का निर्धारण किया गया। तो भारत और पाकिस्तान की बीच बात करें तो कौन सी रेखा मिलती है, रेड क्लिफ रेखा मिलती है। और इस रेखा का निर्धारण कब हुआ, 1947 में। तो याद रखना, तीनों रेखाओं की सन पूछे जाते हैं। अगर डूरंट रेखा की बात करें तो 1896 में निर्धारित हुई थी। और इसके बाद मैकमोहन रेखा की बात करें जो भारत और चीन के बीच मिलेगी, भी हम बात करेंगे, भारत और चीन के बीच मिलेगी, वो शिमला समझौता हुआ था 1914 में, उसके द्वारा वो निर्धारित की गई थी। तो इस तरह से पाकिस्तान की बात हुई। अगला देश पाकिस्तान से
ये तो कुछ उसकी बातें होंगी। अगर कहा जाए पाकिस्तान से कौन कौन से भारत के राज्य लगेंगे सीमा में, पाकिस्तान से कौन कौन से भारत से सीमा राज्य बनाएंगे, तो पाक से अगर कहा जाए कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला मिलेगा गुजरात, दूसरा मिलेगा पंजाब, पंजाब से पहले मिलता है राजस्थान, इसके बाद में ये तीन राज्य, तीन राज्य, अगर राज्य की बात करता है तो तीन है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दो मिलेंगे, एक मिलेगा जम्मू और कश्मीर और दूसरा मिलेगा लद्दाख। तो ये दो केंद्र शासित प्रदेश और तीन राज्य, इस तरह से कुल कहा जाए तो कुल पाकिस्तान से 5 केंद्र शासित प्रदेश सहित राज्य सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले तो याद रखना गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इस तरह से पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य मिलेंगे। आगे बात करें अगला देश है, अगला देश की बात करेंगे उसी के पास में अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा कैसे, तो भारत जब विभाजन नहीं हुआ था तो उस दौरान भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा का निर्धारण किया गया था। तो 1896 में मैंने कहा डूरंड रेखा का निर्माण हुआ, डूरंड रेखा का निर्माण हुआ 1896 में। जब डूरंड रेखा का निर्माण हुआ 1896 में, उस दौरान इसे भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बोली जाती थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बोली जाती थी। अब लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान चली गई, क्योंकि ये सीमा जो है डूरंड रेखा है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। अब वर्तमान में अगर कहा जाए, वर्तमान में ये किसके साथ है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मिलेगी सीमा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा मिलेगी। तो याद रखना पहले ये सीमा थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, जब देश का विभाजन हो गया तो वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा के बीच में सीमा मिलती है। तो कौन सी, डूरंड रेखा, याद रखना। आगे बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, और मुद्रा कहा जाए तो अफगानी रुपया आता है। और दूसरी बात, दो क्वेश्चन फिर, भारत से सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश की लगती है और सबसे छोटी सीमा किस देश की। अगर कहा सबसे लंबी सीमा कहा जाए तो बांग्लादेश से लगेगी, सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा लगती है। और सबसे छोटी सीमा कहा जाए तो ये लगती है अफगानिस्तान से, तो 106 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा लगती है, किसके साथ लगेगी, अफगानिस्तान के साथ लगेगी। अगर कहा जाए पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी सीमा रेखा मैंने बात कर ली। और दूसरी बात, यहाँ का धर्म और भाषा, दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं। और अगर कहा जाए धर्म कौन सा है, तो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम तो है लेकिन मुस्लिम में कौन सा है, तो मुस्लिम में याद रखना, क्योंकि मुस्लिम समुदाय दो हिस्से में बटा था, सुन्नी और शिया में। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा है, सुन्नी संप्रदाय अफगानिस्तान में रहता है। और भाषा की बात करें तो पोस्तो यहाँ की भाषा आती है। अफगानिस्तान की भाषा कौन सी आती है, तो पोस्तो। इस तरह से अफगानिस्तान की बात हुई। अगर कहा जाए अफगानिस्तान से भारत के कौन से राज्य या कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाएंगे, तो अफगानिस्तान से भारत का एक ही है राज्य, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, और वो है लद्दाख। और ये भी लद्दाख जो बनाता है वो पीओके के रूप में बनाता है, पीओके सीमा बनाता है लद्दाख। तो लद्दाख वाला सीमा जो क्षेत्र है वो किस तरह से, तो अगर हम यहाँ थोड़े से मैप की बात करें, तो मैप की बात करेंगे अगर, तो यहाँ पर बनाता है, क्योंकि ये वाला आपका पीओके वाला क्षेत्र है और ये वाला अक्साई वाला क्षेत्र है, जिसे कहते हैं यहाँ पर LOC पड़ती है और यहाँ पर पड़ती है LAC। तो दो क्वेश्चन आते हैं, LOC सीमा किसके बीच में है और LAC सीमा किसके बीच में है। तो LOC सीमा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और LAC सीमा किसके बीच है, भारत और चीन के बीच में है। तो याद रखना, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और इसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस तरह से याद रखना। और यहां पर क्या पड़ता है, सियाचिन,
सियाचिन ग्लेशियर पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। तो इधर पाकिस्तान का पीओके वाला, इधर अक्साई चीन, इधर कहेंगे अक्साई चीन आता है और इधर पीओके वाला आता है पाकिस्तान अधिकृत राज्य। तो इस तरह से, और यहाँ पर सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान यहाँ सीमा बनाएगा। तो यहाँ पर ये रेखा जो है इसी के आगे जाएंगे इस तरह से, यहाँ पर वो रेखा बोली जाती है, उस रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। तो याद रखना, यहाँ पर डूरंड रेखा बोली जाएगी, यहाँ पर अफगानिस्तान है और ये पीओके, ये एलएसी, इस तरह से ये 2 पॉइंट हुए। इस तरह से अफगानिस्तान की बात हुई। अफगानिस्तान के बाद अगर हम बात करें आगे, इसके बाद आगे आते हैं अफगानिस्तान के बाद में नेपाल। नेपाल में कौन कौन से क्या क्या विशेषता है? तो 2 भारत के साथ पड़ोसी देश 2 देश हैं जो भू अवरुद्ध देश हैं। भू अवरुद्ध देश का मतलब है ऐसे स्थल क्षेत्र जो चारों ओर से भूमि से घिरे हैं, ऐसे स्थल क्षेत्र जो चारों ओर भूमि से घिरे हैं। तो 2 देश पड़ते हैं, अभी हम देखेंगे, एक तो नेपाल और दूसरा भूटान। 2 हैं भू अवरुद्ध देश, नेपाल और भूटान, भारत के पड़ोसी देशों में। तो हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल भू अवरुद्ध हो गया। इसके बाद नेपाल की राजधानी कहा जाए तो काठमांडू। नेपाल की मुद्रा कहा जाए तो नेपाली रुपया। नेपाल की अगर मुद्रा की बात करें तो कौन मिलेगा? नेपाली मुद्रा, रुपया। और राजधानी की बात करें तो कौन सी है? काठमांडू। और नेपाल, जिस तरह से भारत धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष की बात करता है, तो उसी तरह से भारत कोई ना धर्मनिरपेक्ष है ना कोई पंथ निरपेक्ष है। भारत एक सभी धर्मों का समूह है, लेकिन नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पर हिंदू धर्म के रूप में है। सबसे ज्यादा यहाँ पे हिंदू धर्म है। तो इस तरह से, और यहाँ की संसद को बोला जाता है जातीय पंचायत, यहाँ की संसद बोली जाएगी। तो ये नेपाल की बात हुई। अगर कहा जाए नेपाल से भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, उनकी बात करें अगर हम, तो नेपाल वाली सीमा की बात करें तो नेपाल से कितने देश हैं, यानी कितने राज्य नेपाल सीमा बनाने वाले? तो पहला मिलेगा उत्तराखंड, दूसरा मिलेगा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों है। कितने हैं? तो याद रखना, ये 5 राज्यों को नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये पश्चिम बंगाल वाला जो हिस्सा है बहुत ही बारीकी से सीमा बनाता है। मैप में देखेंगे तो बहुत ही बारीकी से मिलेगा, इसलिए इसको विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि पश्चिम बंगाल आप नीचे देखेंगे लेकिन नेपाल कहाँ पर? बीच में है। और आप कहेंगे कि बिहार से सीमा बनाता होगा, इसलिए बहुत बारीकी से सीमा बनाने वाला अगर कहा जाए तो नेपाल सीमा किसकी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात हो गई। ये बात हम लोगों ने की किसकी? नेपाल की बात की। आगे आते हैं भूटान। तो मैंने कहा भू अवरुद्ध देश भी है भूटान। और दूसरी बात, यहाँ के आधिकारिक, जैसे मैंने कहा नेपाल में धर्म कौन सा? हिंदू धर्म। और भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी कौन सी? थिम्पू हो जाएगी। और अगर कहा जाए यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो भूटान की अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा मिलेगी गुलड्रम। कौन सी मिलेगी? निगुल ड्रम यहाँ की क्या है? मुद्रा है। तो इस तरह से यहाँ की मुद्रा। और अगर कहा जाए राजधानी, तो राजधानी थिम्पू हो जाएगी। एक यहाँ पे शब्द आता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये क्या होता है? देखें जरा, समझिएगा इसको। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का अगर देश कहा जाए
तो किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाएगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, याद रखना इस तरह से। और अगर कहा जाए आधिकारिक भाषा, तो आधिकारिक भाषा जोखलो है, जोखला है। कौन सी है, आधिकारिक भाषा जोखला। और अगर कहा जाए आधिकारिक धर्म कहा जाए तो कौन सा आएगा, बौद्ध धर्म का महायान शाखा। बौद्ध धर्म दो धाराओं में बटा था, महायान हीनयान। तो याद रखना यहाँ पर कौन सी धारा मिलेगी, महायान शाखा की धारा मिलेगी भूटान में। तो इस तरह से भूटान हो गया। आगे अगर बात करें चीन की, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी है, बीजिंग। अगर यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा मिलेगी, दो एक ही नाम आते हैं। जैसे हम कहें हमारे इंडिया में उसे रुपया भी कहा जाता है और पैसा भी बोलते हैं, तो इस तरह से वो छोटी मुद्रा के रूप में है। लेकिन अगर कहा जाए दोनों नाम मिलते हैं और पेपर में भी, एक आती है युआन, एक आती है रेंग मिनमी, रेंग मिनवी। तो याद रखना युआन और रेंग मिनवी यहाँ की क्या है, मुद्रा है। और इस तरह से चीन की बात हुई। चीन में एक नदी मिलती है जिसका नाम है हुआंगो नदी। हुआंगो नदी, हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। और एक नदी मिलेगी यांग टिसिकियांग। यांग टिसिकियांग, और ये चीन की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी है यांग टिसिकियांग। और अगर कहा जाए कौन सा शोक है, वो कौन सा आएगा, हुआंगो नदी। तो याद रखना चीन का शोक हो गया और ये नदी हो गई। और मैंने बात कही थी मैकमोहन रेखा, तो भारत और चीन के बीच में एक रेखा निर्धारित हुई, और वो कौन सी है, मैकमोहन रेखा। और इसकी शिमला समझौता हम लोगों ने बात की भी। तो अगर कहा जाए कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। और इसका निर्धारण कब हुआ, तो इसका निर्धारण हुआ था 1914 में, इसका निर्धारण हुआ था मैकमोहन रेखा। और अगर कहा जाए ये मैकमोहन रेखा स्पष्ट किस राज्य में है, क्या पूरी जो चीन और भारत है, भारत की सीमा में ही पूरे में, तो ऐसा नहीं है। तो ये मैकमोहन जो रेखा मिलती है ये अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मिलेगी मैकमोहन रेखा। वैसे अगर कहा जाए तो भारत और चीन के बीच में है, लेकिन भारत में किस राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा मिलेगी। इस तरह से ये याद रखना। एक पॉइंट और आता है विहो नदी। कौन सी, अभी हमने हांगो नदी की यांग टिसिकियांग का, एक आती है नदी विहो नदी। विहो नदी क्या होती है, तो चीन की जीवन रेखा नदी बोला जाता है। किसे, विहो नदी। चीन की जीवन रेखा नदी कहते हैं इसे। चीन की जीवन रेखा नदी किसे कहेंगे, तो याद रखना विहो नदी को चीन की जीवन रेखा नदी कहते हैं। इस तरह से चीन की बात हुई। चीन के बाद अगला म्यांमार की बात करेंगे। जो म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी ने पियडा क्या मिलेगी, म्यांमार की राजधानी नेपीडा मिलेगी। अगर हम मुद्रा की बात करें क्यात मुद्रा मिलेगी। मुद्रा की बात करें तो कौन सी क्यात मुद्रा मिलेगी, म्यांमार की। अगर कहा जाए जीवन रेखा नदी कौन सी है, जीवन रेखा नदी की बात करें तो जीवन रेखा नदी मिलेगी इरावती नदी। कौन सी, जीवन रेखा नदी मिलेगी इरावती नदी। इस तरह से ये बात हुई। और
म्यांमार के आसपास क्षेत्रों में अफीम की खेती भी होती है बहुत ज्यादा, तो उसमें एक आकृति मिलती है और वो आकृति बोली जाती है स्वर्णिम त्रिभुज आकृति। कौन सी? स्वर्णिम त्रिभुज। तो उस स्वर्णिम त्रिभुज वाले क्षेत्र में अफीम की खेती ज्यादा होती है। स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र बोला जाता है। स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में अफीम की खेती होती है। इस स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में आसपास कितने देश पड़ते हैं? आसपास कितने देश पड़ते हैं? तो उन देशों की बात करें तो एक मिलेगा म्यांमार है, थाईलैंड, लाओस, और लाओस याद रखना ये एशिया महाद्वीप का और दक्षिण एशिया महाद्वीप का भू अवरुद्ध देश है। दक्षिण एशिया महाद्वीप का भू अवरुद्ध देश है लाओस। इसके बाद में एक बचा और वो मिलेगा वियतनाम। वियतनाम। तो याद रखना, तो कौन कौन से अगर कहा जाए त्रिभुज स्वर्णिम त्रिभुज क्षेत्र में जहां पर अफीम खेती होती है उसमें से कौन से देश आते हैं, तो ये 4 देश मिलेंगे। म्यांमार मिलेगा, थाईलैंड मिलेगा, लाओस मिलेगा और वियतनाम मिलेगा। इस तरह से ये इसकी बात हुई। तो म्यांमार में इतनी बात हो गई। म्यांमार को एक नाम और दिया जाता है स्वर्णिम पैगोडा देश। स्वर्णिम पैगोडा देश क्या होता है? स्वर्ण देश, स्वर्ण पैगोडा देश। यहां पर मंदिरों की संख्या थोड़ी ज्यादा है इसलिए स्वर्णिम पैगोडा देश कहा जाता है इसे। तो ये म्यांमार की बात हो गई। अगला बात करें म्यांमार की बात, तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाएंगे? हम लोगों ने अभी चीन की बात की थी, चीन में भी अभी बताया नहीं था। अगर कहा जाए चीन से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते होंगे, तो चीन से कौन कौन से थे? चीन से मिलेगा लद्दाख, लद्दाख के बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना चीन से सीमा लगने वाले ये राज्य हो गए। और अगर कहा जाए नेपाल से सीमा म्यांमार से सीमा लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, तो म्यांमार से सीमा लगने वाले की बात करें, चीन की बात हो गई। एक पॉइंट और याद रखना, क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा देशों से कौन सा ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा स्थलीय देशों सीमा बनाता है? तो याद रखना चीन जो है सबसे ज्यादा देशों सीमा बनाने वाला देश है। सबसे ज्यादा देशों से सीमा बनाता है, सीमा वाला देश। और वो कितने देश हैं? तो 14 देशों से सीमा बनाता है। कितने? तो याद रखना चीन एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों से सीमा बनाने वाला देश है। तो कितने हैं? 14 देश हैं। याद रखना 14 देशों से सीमा। और भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के ये 5 राज्यों से सीमा बनाता है। म्यांमार की बात करें, म्यांमार में कौन कौन से हैं? तो म्यांमार में एक मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद में नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इतने राज्यों से म्यांमार सीमा बनाता है। याद रखेंगे। तो म्यांमार कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम,
राज्यों से सीमा बनाता है, तो ये म्यांमार की बात हो गई। आगे अगला देश है बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से कौन कौन से विशेषता, बांग्लादेश में अगर कहा जाए राजधानी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका राजधानी। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा टका मिलेगी। बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा मिलेगी, टका मिलेगी। इसके बाद मैंने इससे पहले बताया कि बांग्लादेश को भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भी देश है, तो बांग्लादेश में ये दो चीजें याद रखना। और बांग्लादेश का पूर्व का नाम अगर कह दें, पूर्व का नाम क्या है, तो इसे बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान। आपको अगर याद हो 1971 में एक कारगिल युद्ध हुआ था। उस कारगिल के युद्ध के बाद में पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करा के और उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, बांग्लादेश रख दिया गया था। तो अगर कहा जाए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो बांग्लादेश की बात हो गई। अगर कहे बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगेगी, किस देश से लगेगी, तो याद रखना भारत से सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की लगती है। इसके बाद बांग्लादेश में दो नदियां, एक का नाम आता है पद्मा और एक का नाम आता है जमुना। तो बांग्लादेश में पद्मा किसे कहा जाता है, गंगा नदी को। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाएगा, पद्मा कहा जाएगा। और जमुना नदी को बांग्लादेश में जमुना जाता है, किस नदी को जमुना कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और इसके बाद जब दोनों धारा मिल जाती हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया था मेघना नाम से ये जलधारा दोनों बन जाती हैं। इधर से पद्मा आई, इधर से जमुना आती है, ये जमुना नदी, और इधर से आती है पद्मा। दोनों जलधारा आगे मिल जाती हैं और ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। और जब ये मेघना के नाम से आगे बढ़ेंगी और इस तरह बंगाल खाड़ी में गिर जाएंगी और ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। तो मैंने कहा पद्मा और जमुना कहाँ किसको कहा जाता है, तो याद रखना। और दूसरी बात, ये बांग्लादेश की बात हो गई। बांग्लादेश में एक सबसे बड़ा बंदरगाह मिलता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव बंदरगाह। कौन सा है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो कौन सा आता है, चटगांव बंदरगाह। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा, चटगांव बंदरगाह। याद रखना बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह। इसके बाद बचता है अगला श्रीलंका। तो श्रीलंका जो आकृति हम लोग देखते हैं इस तरह से, मतलब है आंसू के बूंद के रूप में मिलती है, इस तरह से बूंद के रूप में इस तरह से मिलती है। तो इसीलिए इसको आकृति अगर कहा जाए बांग्लादेश की किस प्रकार की आकृति है, तो आंसू के बूंदों की समान आकृति है। किसके समान है, आंसू की बूंद, आंसू की बूंद के समान श्रीलंका की आकृति दिखती है। श्रीलंका की आकृति कैसे दिखती है, आंसू के बूंदों के समान। इसके बाद श्रीलंका की राजधानी कहें तो दो राजधानियां, पहले थी कोलंबो थी, अब जो राजधानी वहां की बन गई है श्री जयवर्धनपुरम। तो याद रखना श्री जयवर्धनपुरम वहां की क्या है, दो राजधानियां। एक राजधानी क्या मिलेगी, कोलंबो मिलेगी, एक कोलंबो राजधानी मिलेगी। एक मिलेगी कौन सी, कोलंबो। और दूसरी राजधानी एक जो नई बनी है और वो कौन सी है, तो याद रखना जयवर्धनपुरम। जयवर्धनपुरम, तो याद रखना दो राजधानियां जयवर्धनपुरम और कोलंबो। तो इस तरह से दो राजधानी याद रखेंगे। तो श्रीलंका की ये अब नहीं रही है, अब दूसरी राजधानी जयवर्धनपुरम है। तो इस तरह से यहाँ की बात हो गई।
अगर यहाँ पे बात करें, एक नदी मिलती है जिसका नाम आता है महावेली नदी, महावेली गंगा। महावेली गंगा बांग्लादेश की सबसे बड़ी गंगा, सबसे बड़ी नदी है, सॉरी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? महावेली गंगा। तो इस तरह से याद रखना, श्रीलंका की बात आ गई। श्रीलंका में कौन सी नदी? महावेली गंगा। एक राजधानी पूछे, जयवर्धनपुरम। और अगर कहा इसकी आकृति कैसी है, तो आंसू के समान इसकी आकृति है, और भारत के साथ यह समुद्री सीमा बनाता है। भारत के साथ समुद्री सीमा बनाता है, और समुद्री सीमा बनाएगा उसके लिए, समुद्र जब सीमा बनाएगा तो उसके लिए संधि आती है, पाक जल संधि। पाक जल संधि आती है। अगर कहा जाए ये पाक जल संधि किस किस के बीच में है, तो पाक जल संधि की बात करें किस किस के बीच मिलेगी, तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में यह संधि मिलती है, पाक जल संधि। और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल पड़ता है, और उस पुल को कहा जाता है आदम पुल। इस पुल को क्या कहा जाता है? आदम पुल कहा जाता है। और ये आदम पुल माना जाता है जो श्री राम द्वारा बनवाया गया था। श्री राम द्वारा पुल बनवाया गया, उस पुल की ये अवधारणा के रूप में माना गया। तो याद रखेंगे आदम पुल है। तो इस तरह से ये श्रीलंका की बात हो गई। तो मैंने कहा श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, श्रीलंका की आकृति कैसी है, यहाँ की नदी कौन सी है, और भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि बनती है, किस किस के बीच जल संधि बनेगी, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच भी यह जल संधि मिलेगी। लास्ट बचता है अफगानिस्तान की बात हो गई थी, पाकिस्तान की बात हो गई, नेपाल की बात हो गई, म्यांमार की बात हो गई, भूटान की बात हो गई, बांग्लादेश की बात हो गई और श्रीलंका की बात हो गई। तो हमने तुम्हें दो देश अगर कहा जाए सीमा की, तो मैंने कहा था एक भारत की स्थल से सीमा की बात करें, स्थल सीमा की बात करें तो 7 देश हैं। तो मैंने कहा था कुल कितने हैं? कुल 9 हैं। 9 में से 2 समुद्री सीमा बनाते हैं, एक का श्रीलंका और दूसरा मालदीव। श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो भारत के सिर्फ समुद्र से ही सीमा बनाते हैं। तो हमने श्रीलंका की बात कर ली, मालदीव की बात करते हैं। तो मालदीव भारत में कहां पर सीमा बनाएंगे? तो याद रखना मालदीव भारत में, तो मैंने आपको बताया था एक 8 डिग्री चैनल, एक 9 डिग्री चैनल, एक 10 डिग्री चैनल की बात की थी। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच मिलेगा, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच मिलेगा। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच मिलेगा, लक्षद्वीप के बीच। और 10 डिग्री चैनल मैंने बताया था अंडमान और निकोबार के बीच मिलता है। तो ये 2 याद रखना। तो मैंने कहा अगर कहा जाए मालदीव, जैसे मैंने कहा श्रीलंका जो होगा ये तमिलनाडु से सीमा बनाएगा, तमिलनाडु से, समुद्री सीमा बनाता है। और अगर कह दे मालदीव किसके साथ सीमा बनाएगा, तो मालदीव याद रखना किसके साथ, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप के साथ समुद्री सीमा बनाता है।
किसके साथ बनाएगा? मिनकाय द्वीप के साथ समुद्री सीमा बनाएगा। और श्रीलंका किसके साथ समुद्री सीमा बनाएगा? तो वो तमिलनाडु के साथ समुद्री सीमा बनाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पड़ोसी देशों की बात की। ये पड़ोसी देश हो गए। तो आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को भेजें, जिससे ज़्यादा आपको फायदा हो, दूसरा आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद।